पहला 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। उस वक्त 30 लाख की सैलरी थी। और 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट एंड होने के बाद कंटिन्यू करने का उन्होंने चांस दिया था, पर मैंने जॉब स्विच करके दूसरी कंपनी में भी चेंज कर। अभी जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वो मैक्निका कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी है। मेनली सेमीकंडक्टर और आईटी कंसल्टिंग की कंपनी है। हेडक्वार्टर उसका जापान में है और एमएनसी है तो यूरोप में, सिंगापुर में, हांगकांग में, मलेशिया, यूएसए, हर जगह उनकी ब्रांचेज हैं। तो और हेडक्वार्टर में मैं अभी वहाँ पे नहीं हूँ। तो किस किस पैकेज पे आपको वो हायर किया गया है? अभी वहाँ पे एनुअल सैलरी प्लस जो बोनस है, जो अलाउंस, वो 1 करोड़ की अभी सैलरी है। सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन बाड़मेर से स्टार्ट किया। फिर 6th के बाद हायर एजुकेशन के लिए जोधपुर शिफ्ट किया। फिर 7th 8th 9th 10th जोधपुर में की। फिर उसके बाद आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए कोटा में शिफ्ट किया। फिर 11th के बाद कोटा में रेजोनेंस में आईआईटी की प्रिपरेशन की। फिर उसके बाद आईआईटी दिल्ली में सिलेक्शन हुआ। फिर 4 साल बीटेक वहाँ पे की और कंपनी के प्लेसमेंट आईआईटी में जब पढ़ाई कर रहा था उसके साथ हुई। और 2018 के एंडिंग में जापान शिफ्ट हुआ और अभी काम करते हुए 6th ईयर है। तो प्लेसमेंट वो होता है कैंपस इंस्टीट्यूट में खूब सारे बच्चे होते हैं, क्या ऐसा अलग था जिसकी वजह से जापान के लोगों की पहली पसंद आप बने और शुरुआती 30 लाख के पैकेज पे आपको बुला लिया गया? वहाँ का एक तो वर्किंग कल्चर बहुत अलग है और दूसरा इंटरव्यू के वक्त उन्होंने काफ़ी सवाल पूछे जो कि टेक्निकल बैकग्राउंड से रिलेटेड थे, पर्सनैलिटी से रिलेटेड थे। उन सब का उन्होंने जो चयन किया उसके आधार पे फिर मुझे जापान में जाने का मौका मिला। तो पहला जो था कॉन्ट्रैक्ट वो कितने टाइम का था, क्या पैकेज था उसमें? पहला 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। उस वक्त 30 लाख की सैलरी थी। हम्म। और 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट एंड होने के बाद कंटिन्यू करने का उन्होंने चांस दिया था, पर मैंने जॉब स्विच करके दूसरी कंपनी में भी चेंज कर। तो अभी जिस कंपनी में है उसका काम क्या है, कहाँ कहाँ है और पैकेज क्या है? अभी जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वो मैक्निका कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी है। मेनली सेमीकंडक्टर और आईटी कंसल्टिंग की कंपनी है। हेडक्वार्टर उसका जापान में है और एमएनसी है तो यूरोप में, सिंगापुर में, हांगकांग में, मलेशिया, यूएसए, हर जगह उनकी ब्रांचेज हैं। तो और हेडक्वार्टर में मैं अभी वहाँ पे नहीं हूँ। तो किस किस पैकेज पे आपको वो हायर किया गया है? अभी वहाँ पे एनुअल सैलरी प्लस जो बोनस है, जो अलाउंस, वो 1 करोड़ की अभी सैलरी है। तो काम क्या रहता है, किस तरह के क्लाइंट आते हैं, किस तरह से जॉब प्रोफाइल क्या है? अभी आईटी कंसल्टेंट की जॉब है तो कस्टमर के जो भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जो रिक्वायरमेंट है, कोई सॉफ्टवेयर उन्हें यूज़ करना है, जो उनकी अभी रोज़मर्रा का उनका जो काम है उसमें टेक का यूज़ करके कैसे उसको ईजिली कर सकते हैं। और ऐसे अभी एआई और मशीन लर्निंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो उनके काम में किस तरीके से हम वो टेक यूज़ करके काफ़ी स्पीडली और उनको काफ़ी एफिशिएंटली करने का काम करते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है वो दिल्ली है, जहाँ से आपने आई आई टी अपना पास आउट किया। लेकिन उसके बाद जैसे टोक्यो पहुंचे तब कितना अंतर नजर आया? काफ़ी रात दिन का अंतर है। सबसे पहले तो प्रदूषण का ही अंतर था। दिल्ली में हम सब जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण रहता है। और दूसरा टेक्निकल लेवल में जापान काफ़ी आगे है। जैसे वहाँ के आप रेस्टोरेंट में खाने भी जाओगे तो कोई सामान वगैरह इंसान नहीं, मतलब रोबोट लेके आता है। आप टैब में ऑर्डर करो और वो सामान रोबोट लेके आ जाता है। बाकी जापानी लोगों का वर्क कल्चर हो गया, उनके खाने का तरीका हो गया, काफ़ी पोलाइट है, काफ़ी हेल्पफुल है। कुछ भी चीज़ पूछो आप तो मना नहीं करेंगे, हमेशा आपकी हेल्प के लिए रेडी रहते हैं। लाइफ स्टाइल में कितना कम? लाइफस्टाइल भी काफ़ी डिफरेंट है उनकी। जैसे यहाँ पे अपन होमलेस लोग वगैरह देख लेते हैं, काफ़ी रोड पे कचरा वगैरह है जो भी है। वहाँ पे बिल्कुल आपको ना होमलेस कोई दिखेगा, बिल्कुल सब 95% एम्प्लॉयमेंट रेट है तो हर कोई अपने रोजगार में लगा रहता है। और वीकेंड या उस टाइम पे अपने फैमिली के साथ जो भी टाइम बिताना है या दोस्तों के साथ जो भी टाइम बिताना है उसमें लगा रहता है। तो लाइफस्टाइल तो काफ़ी ज़्यादा चेंज है। तो क्या वर्किंग क्या रहता है कि कितना कितने टाइम वर्किंग करना पड़ता है, वीक वीक कितने का है, वर्क कितना? वर्किंग आवर्स वैसे फिक्स नहीं है। 9 to 5 बेसिकली वर्किंग आवर्स है, बट वर्क के हिसाब से कभी ज़्यादा भी हो जाता है और कभी क्लाइंट है तो उसके हिसाब से टाइम एडजस्ट करके काम करना पड़ता है। अब मतलब यहाँ से जापान तक पहुँचे हैं आप, मतलब आपकी जो हार्ड वर्किंग है वो काफ़ी, कि आपका पढ़ाई लिखा वो होगा, लेकिन घर वालों की बड़े बुजुर्ग जो ब्लेसिंग जो है वो कितनी अफेक्टेड करी, आपको क्या लगता है? वो तो कोटा में था जब मम्मी साथ में थी, फिर देखने आती थी, फिर पापा ने भी पूरा साथ दिया। और जापान जाने का उन्होंने मुझे मौका दिया, मतलब जाने के लिए मना भी कर सकते थे पर उन्होंने मौका दिया तो आज यहाँ पे तो मम्मी पापा का साथ है। फिर बाकी घर में भाई बहन जीजा जी जी दीदी इन सबका भी साथ रहा है। उन सबके आशीर्वाद और उन सबके
जो भी उनकी ब्लेसिंग्स थी उस वजह से मैं वहाँ पहुँच गया और सुख शांति से अपना काम कर पा रहा हूँ। ये लोग यहाँ पे मैनेज कर लेते हैं, मैं वहाँ पे मैनेज करता हूँ। आज से अगर 10 साल पहले की बात करें तो आईटीआई भी अपने आप में बड़ी मुश्किल से लोग पहुंच पाते थे, लेकिन अब आईआईटी तक पहुंच गए हैं। चेंज कितना लग रहा है बाड़मेर को लेकर अगर बात करें तो? बाड़मेर में आजकल जो चेंज मेरे को देखने को मिल रहा है, लोग अभी काफ़ी जागरूक हैं पढ़ाई के मामले में, पहले इतना नहीं होता था। अब हर कोई पढ़ाई के मामले में काफ़ी ज़्यादा जागरूक है, सबको नौकरी के लिए इधर उधर ट्राई करते रहते हैं। तो अभी जनता, अभी हमारा देश भी आज़ाद होके 75 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो काफ़ी रोजगार हो गया, हर चीज़ अपने जिम्मेदारी हो गई, या फिर अपने रिलेटेड काफ़ी अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। और अभी इंडिया की इकोनॉमी ऐसे बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पे भी इसका असर हमें दिखाई देता है। 1 करोड़ के पैकेज के लिए जब हाँ हुई तो फिर सबसे पहले कौन इसको किया आपने और उनका रिएक्शन क्या था? 1 करोड़ का पैकेज मैं फरवरी में भाई की शादी में आया हुआ था, तो उसी बीच कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिला था। तो सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी को बताया था, हम्म, फिर पिताजी को बताया था। तो उनका तो रिएक्शन नॉर्मल ही था कि अच्छा है, कोई नहीं, काम करो, मेहनत करते रहो। तो उनका सबसे पहला था। यूथ के लिए सबसे पहले तो ये कि अपना गोल एक सेट होना चाहिए, फिर उसके बाद उस पर कम्प्लीटली फोकस होना चाहिए, क्योंकि आसपास क्या चल रहा है उस चीज़ों पे अगर हम ध्यान देंगे तो हमारा जो गोल है उससे हम हमेशा भटकते रहेंगे। और एक बार गोल सेट करके उसको किस तरीके से अचीव करना, उसके छोटे छोटे स्टेप में ब्रेक डाउन करके उसके प्रति 100% अपना एफर्ट लगाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ अचीव करने से हमें रोक पाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं कि पहली असफलता में ही रुक जाते हैं, उनके लिए क्या सीख रही है? असफलता मैं समझता हूँ कोई शब्द है नहीं, कुछ भी चीज़ आप करते हो तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। और जब नेक्स्ट टाइम आप ट्राई करते हो तो आपको पिछले वाली जो चीज़ों से आपने सीखा है वो नेक्स्ट नेक्स्ट बारी जो भी आप ट्राई करो उस वक्त उसको यूज़ करते हो। तो असफलता जैसा कुछ होता नहीं, ये तो समाज ने सफलता असफलता बना रखा है। मेरे हिसाब से हर चीज़ में आप कुछ ना कुछ सीखते हो और वो नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो। रुकना नहीं होता, बस आपको ट्राई करता रहना होता है, गिर के फिर उठना है, बस यही एक सिंपल लॉजिक है।